नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि भारत टैक्स 2024 में प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडप से लाइव है। सीधा सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। मैंने अभी भारत की पूरी वस्त यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहां टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित है। यहां बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी हैं, कारीगर साथी हैं, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा, 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे।
इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5F आपके सामने आएगा। ये 5F की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। आपके इसी सिद्धांत को ध्यान में बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे ना सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर देश में बड़ी संख्या में रोजगार देता है। इसमें फार्म से लेकर एमएसएमई और एक्सपोर्ट तक अनेक रोजगार बनते हैं। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, लगता है बहुत बड़े फैशनेबल है। सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे यहां अलग अलग इलाके की पगड़ी क्यों आई होगी भाई? हमारे यहां कभी कोई महिला वस्त्र पहनते समय अपने पैर का 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा कोई देख ले पसंद नहीं करती थी। उसी देश में कुछ लोगों का कारोबार ऐसा होता था कि उनको जमीन से 6-8 इंच नीचे कपड़े पहनना जरूरी था, तो उनके लिए वो फैशन चलती थी हमारे देश में। जो पशुपालन का काम करता था, उनके कपड़े देख लीजिए। मतलब भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी।
खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। हर एक दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है देना चाहिए। बाकियों के जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई। नहीं, मेरा कहने का ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी, यह कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। हमारे साथ इस खबर पर शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब इसको लेकर, इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटका कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से ही याचिका दाखिल की गई थी। क्योंकि निचली अदालत जो वाराणसी की है, उसने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की जो अनुमति थी वो दी थी 31 जनवरी को। इससे पहले 17 जनवरी को वहां पर एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के मुस्लिम इंतजामिया कमेटी जो है उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया था। जो वहां पे पूजा करने की अनुमति दी गई थी उसको रोकने की मांग की थी। साथ ही साथ जो रिसीवर नियुक्त किया गया था उसको लेकर के ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट में 5 कार्य दिवस में एक लंबी बहस चली। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष जहां वर्कशिप एक्ट सहित तमाम ऐसी तकनीकी चीजों से इस याचिका के जरिए वो जो निचली अदालत का फैसला है उसको खारिज करने की मांग कर रहा था, लेकिन सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था और आज बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। और निर्णय सुनाते हुए जो निचली अदालत का दोनों फैसला है, चाहे वो रिसीवर नियुक्त करने की बात हो या वहां पर व्यास जी के तहखाने जो पूजा करने की बात है, उसको बरकरार रखा है, यानी वो जारी रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष को झटका कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस चीज को रोकने की मांग को लेकर के आया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील इस पूरे जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसका अध्ययन कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है, ऐसा विधि विशेषज्ञ मानते भी हैं कि हो सकता है ये ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को शोएब, यही सवाल मेरा भी था कि मुस्लिम पक्ष पहले वाराणसी जिला कोर्ट में जाता है याचिका लेकर, लेकिन वहां पे याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख करता है और वहां भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है। अब अगला कदम मुस्लिम पक्ष का क्या होगा, मतलब अगली कानूनी कार्रवाई क्या होगी जो मुस्लिम पक्ष लेने वाला है? बिल्कुल शिवम, अभी तक का जो जिस तरह से चीजें हुई हैं उससे ये एक तरह से कह सकते हैं कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे मामले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। फिलहाल अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जिस तरह से अभी तक के इस तरह के केसेस में चीजें देखने को मिली है तो मुस्लिम पक्ष अब चूंकि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में, चूंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कही थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 2 याचिकाएं, पहले 31 जनवरी के फैसले को चैलेंज किया गया था जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी निचली अदालत में। फिर बाद में तकनीकी कारणों से उन्हें 17 जनवरी का जो फैसला है जिसमें एक रिसीवर भी निचली अदालत में नियुक्त किया था उसको चैलेंज किया था। अब दोनों चैलेंज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं माना है, यानी उसको खारिज कर दिया है। तो अब मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता फिलहाल अभी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
और उम्मीद भी ऐसी की जा रही कि हो सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष को जिस तरह से निचली अदालत में उनके फेवर में फैसला आया था और बाकायदा उनको पूजा करने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद वहां पूजा शुरू भी कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उस निचली अदालत के फैसले पर भी मोहर लग गई और कहीं ना कहीं पूजा निर्विघ्न रूप से करने की एक रास्ता है वो साफ हो गया है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम पक्ष इस पर क्या स्टैंड लेगा, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि उन्हें निचली अदालत में से भी उनके फेवर में फैसला आया था और वहां पे पूजा शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उस फैसले पर मोहर लगा दी है। शोएब, जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष के अपोजिट में आने के बाद मुस्लिम पक्ष में असंतोषजनक चीजें होंगी कि उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। फिलहाल इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोएब। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव और आजमगढ़ से विधायक अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग ने। सुनिए। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी खूब कर कदम रख रही है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। साथ मौजूद हैं सपा विधायक संग्राम यादव जी। तो आज जो मीटिंग हुई क्या रहा चुनाव को लेकर? देखिए, हम सब हमारा जो विधानमंडल है कल भी बैठा था और आज भी हम लोग बैठे थे क्योंकि पार्टी का निर्देश था और बहुत दिन बाद हम लोग मिले सत्र के बाद। तो हम सब जो हमारा डुप्लीकेट मत पत्र था उसको आपस में कि कैसे वोटिंग करना है, कैसे इस सब चीज़ों पे रणनीति बनाई। दो विधायक समाजवादी पार्टी के जेल में हैं, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है बिगड़ता दिख रहा है क्योंकि 108 विधायक में से 2 विधायक जेल में हैं और 111 की जरूरत है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि दूसरे प्रत्याशी कहीं ना कहीं अगर में लगती हुई, ये केवल मीडिया में अटका हुआ लगा है। जब परिणाम आएगा तो कल आप देखेंगे कैसे पूरा करें? हमारा आधार बढ़ता हुआ है, बढ़ गया है। हम तीनों की तीनों सीटें बड़े अंतर से जीतेंगे। ये केवल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि 2 कम हो गए, 2 जेल में हैं, आज से जेल में है। इरफान सोलंकी को आने की वोट डालने की इजाज़त नहीं मिली, उन्होंने अर्जी डाली और रमाकांत यादव भी जेल में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह जेल में से आ पाएंगे। तो जो है 111 की आवश्यकता है विधायक जी, तो क्या लग रहा है आपको? अब आप 111 की गणित लगा रहे हैं। पार्टी की तरफ से हमारी गणित तैयार है। चुनाव का जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा तीनों की तीनों पार्टी को उम्मीदवार राज्यसभा में जाएंगे। पल्लवी पटेल के बारे में क्या कहेंगे? उनके कई बार बयान आया, नाराजगी भी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं। पल्लवी पटेल ने विधिवत बयान जारी कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी की नीतियों में हमें विश्वास है। जहाँ पार्टी का निर्देश होगा वहाँ वोट करेंगे। पल्लवी पटेल हम लोग साथ। बीजेपी कह रही है लोकसभा चुनाव में 400 पार। यूपी में क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का? यूपी में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार नहीं बल्कि बाहर रहेगी। जब से इंडिया गठबंधन कारगर बना है और जब से समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जारी हुआ है कार्यक्रम प्रोग्राम, तब से उत्तर प्रदेश की पूरी फिजा बदल गई है और विधिवत उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है और गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। इलेक्शन के बाद मालूम होगा कि कौन कितना जीत गया है। ये बिल्कुल सपा विधायक का दावा है कि राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जो राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी हैं वह अपनी जीत भी दर्ज कराएंगे। फिलहाल जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा, अब देखना यह होगा कि जो परिणाम आते हैं उसकी तस्वीर क्या रहती है। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेआम हत्या के बाद सियासत गर्मा गई। विपक्षी दल हरियाणा की मनोहर सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। इस बीच बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की हत्याकांड पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई। मायावती ने हत्याकांड को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए
और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हरियाणा प्रदेश ने इनेलो के प्रमुख नफीस सिंह राठी की बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अति दुखद, चिंतनीय और कानून व्यवस्था के मामले में सरकारी विफलता का प्रतीक है। सरकार घटना को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।